हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक। आज 14th ऑफ अप्रैल है और आज एक बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आया हूँ। और वो बड़ी अनाउंसमेंट है कि आज रात 8:30 बजे से अन अकेडमी के ऊपर हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं एक्साइटेड इस वजह से हूँ क्योंकि इस बैच के अंदर हम लोग सारे लेटेस्ट प्रोविजंस, लेटेस्ट अपडेट्स, आरटीपीज, एमटीपीज सब कुछ करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 है जिसके प्रोविजन अप्लाई होंगे फॉर May 22 एग्जामिनेशन, मैं वो भी क्लास में साथ साथ में डिस्कस करूंगा। दैट मीन्स ये जो बैच हम लोग आज रात 14 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वली रेलिवेंट फॉर नवंबर 21 एंड May 2022 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। और ये जो बैच है, इस बैच का नाम है सक्षम। सक्षम नाम का ये जो बैच है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को ज्वाइन के लिए आप एनरोल का बटन दबाइएगा। मैं इसकी जो लिंक्स हैं वो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि आप आराम से कंफर्टेबली उसको फॉलो करके प्रोसीड कर सकें। इस सक्षम बैच के अंदर नकुल सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, आदित्य शर्मा सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग, अंकित ओबराय सर विल बी टेकिंग सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड आई विल बी टेकिंग बोथ इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी। दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए लूँगा। और ये बैच हम लोग 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डेट 7 की लिखी हुई है। 7 को बैचेस कुछ फैकल्टी मेंबर्स के स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं अपना बैच आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ 14th ऑफ अप्रैल 21 रात 8:30 बजे से। और इसके अंदर सारे प्रोविजन, खास तौर पे जो फाइनेंस एक्ट 2022 के प्रोविजन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और लेटेस्ट प्रोविजन सारे डिस्कस होंगे। जैसे डिविडेंड्स के चैप्टर में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। डिविडेंड्स में पिछले साल तक ये होता था कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही थी उस कंपनी को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी अप्लाई करके सीडीटी की पेमेंट करनी होती थी सेक्शन 115 ओ के मुताबिक। लेकिन अब इस सेक्शन को तो अबॉलिश कर दिया गया है। इसी प्रकार से क्योंकि कंपनी पे कर रही थी सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इस वजह से वो डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हुआ करता था। सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 के मुताबिक उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। आपको याद होगा, अगर कोई शेयर होल्डर इंडिया का रेसिडेंट था तो रेसिडेंट शेयर होल्डर के लिए सेक्शन 115 BBDA होता था, जहां पे 10 लाख रुपए तक की छूट देके बाकी के डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। ये वाला सेक्शन भी अब अबॉलिश हो चुका है। तो 3 मेन सेक्शन जो पिछले एग्जाम के लिए रेलेवेंट थे वो तीनों अबॉलिश हो गए और उनको रिप्लेस कर दिया डिविडेंड के नए कंसेप्ट ने। डिविडेंड का नया कंसेप्ट एसएसपी 21-22 में क्या कहता है? ये कहता है कि अगर डिविडेंड का पैसा कोई डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी दे रही है तो चाहे वो डिविडेंड का अमाउंट की डिक्लेरेशन हो, पेमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, डीम डिविडेंड हो, हर केस में इट विल बी टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर। और साथ में ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर अगर वो शेयर्स को होल्ड कर रहा हो अपने बिजनेस में इन्वेंट्री के तौर पे, वो होल्ड कर रहा हो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, दोनों सिचुएशन में, चाहे वो आपका बिजनेस एसेट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, दोनों सिचुएशन में डिविडेंड का पैसा विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर इंटरम डिविडेंड है जो पिछले साल डिक्लेयर हो चुका था और उसकी पेमेंट इस साल हो रही है तो फिर पिछले साल के प्रोविजन अप्लाई होंगे। दैट मीन्स कंपनी उसके ऊपर सीडीटी पे करेगी और शेयर होल्डर के लिए वो एग्जेम्प्ट रहेगा। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, अगर डिविडेंड का पैसा डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी के अलावा कहीं और से आ रहा है, फॉरेन कंपनी से आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ रहा है, तो भी वो डिविडेंड का पैसा म्यूचुअल फंड से आ रहा है तो भी वो डिविडेंड का पैसा फुली टैक्सेबल होगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 के मुताबिक। इसके साथ साथ में ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा
कि डिविडेंड का पैसा हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, चाहे आपने वो डिविडेंड्स को, शेयर्स को होल्ड किया हो एज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट और एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। एवरी सिचुएशन इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। साथ साथ में आपको याद है हम लोगों ने सेक्शन 57 करते थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वहां पे हमें ये सिखाया गया था कि अगर इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चे हो रहे हैं तो आप उन खर्चों को लेस कर दीजिए। अब भी ऐसा ही करेंगे, पहले भी ऐसे ही कर रहे थे। सेक्शन 57 कहता है कि आप डिविडेंड कमाने के लिए जो खर्चा हो रहा है उनको लेस कर दीजिए। लेकिन कौन सा खर्चा? सिर्फ एक प्रकार का खर्चा, और वो ये है कि शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है, दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 57। अपार्ट फ्रॉम दिस डिडक्शन नो अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। जैसे मान लीजिए किसी ब्रोकर ने आपसे कोई कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करा है, वो लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से कोई और अगर आपका कोई खर्चा है, जैसे बैंक कलेक्शन चार्जेस है, वो भी लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक खर्चा लेस होगा और वो है इंटरेस्ट का पैसा। कितना? उसकी भी लिमिट है। सरकार ने कहा कि जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है वो, या फिर डिविडेंड के अमाउंट का 20%, आई रिपीट, जितना आपका इंटरेस्ट है वो, या जो आपके डिविडेंड का अमाउंट है उसका 20%, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसका डिडक्शन दिया जाएगा। बाकी पैसा हमेशा टैक्सेबल होगा और वो टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। मैंने इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है। मैंने आपको कहा कि साहब एक व्यक्ति है मिस्टर जे, जिसके पास 500 इक्विटी शेयर्स हैं एमआरएफ के, और इन इक्विटी शेयर्स की जो इन इक्विटी शेयर्स को परचेज किया गया है 58,000 रुपीज ईच शेयर के हिसाब से परचेज किया गया है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एमआरएफ हमारे हिंदुस्तान का सबसे महंगा शेयर है और 58,000 रुपीज के आसपास का ये चल रहा था जिस समय मैंने ये क्लास कंडक्ट करी थी। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इस शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मिस्टर जे ने 1 करोड़ का 100 लाख का लोन लिया है 7% के हिसाब से। 1 मई को ये लोन दिया गया था। मिस्टर जे ने कमीशन और ब्रोकरेज आधे % का पे किया है ऑन द परचेज प्राइस। कमीशन और ब्रोकरेज को लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ 100 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसे लेस करना अलाउ किया जाएगा। डिविडेंड आया है 4,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। मैंने आपको कहा कि आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर दीजिए। आप सबसे पहले डिविडेंड का पैसा ले लीजिएगा 4,000 रुपये पर शेयर। 500 शेयर्स के ऊपर 20 लाख का डिविडेंड मिला। जो बैंक्स की कलेक्शन चार्जेस हैं, ब्रोकरेज एंड कमीशन है किसी डीलर का, उनको लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट विल बी 0। और इंटरेस्ट और लोन का जो पैसा होगा वो लेस होगा जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है। एक्चुअल इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे, और उसके साथ साथ में जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड का मैक्सिमम 20%। तो डिविडेंड के 20% से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 20 लाख में से 4 लाख रुपए आपने लेस किया, और लेस करने के बाद आपके पास इनकम ऑफ अदर सोर्सेज आ गया है 16,000 रुपये का। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके से लिखवा दी हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति एज एन इन्वेस्टमेंट शेयर्स को होल्ड कर रहा है तब 20% की लिमिट अप्लाई होती है, लेकिन अगर कोई उसको एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड ना करके अगर ऐसा बिजनेस स्टॉक एज एन इन्वेंट्री होल्ड करता है, खासतौर पे जो ब्रोकर्स होते हैं, तो उनके केस में 20% की लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। वहां पे जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्चुअल एक्सपेंसेस को लेस करना अलाउ कर दिया जाता है। इस प्रकार के और बहुत सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, और खास तौर पे जो फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। आज रात 8:30 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स फॉर November 21 and May 2022 examination. I will love to see you all in large numbers in the classes. आपको अच्छे से पता है मेरा कोड CA जोहर आपने अप्लाई करना है to take the subscription. I love to see you all in large numbers in the class. Till the time, bye bye and enjoy yourself.